स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वाईफाई एकेडमिक पॉइंट पर कॉर्पोरेट अकाउंट के संबंध में या कह लीजिए कंपनी अकाउंट के संबंध में एक वीडियो स्टार्ट किया गया, एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसके संबंध में ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या फिर इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। यदि किसी प्रकार कोई कंपनी कोई एसेट्स किसी विक्रेता से, किसी वेंडर से, किसी कंपनी से खरीद रही है और उसे कैश जारी न करके बल्कि किसी प्रकार कंसिडरेशन के रूप में कोई इक्विटी शेयर या कोई प्रेफरेंस शेयर अगर जारी कर रही है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या फिर इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। ध्यान रखिएगा, ये आपका कहा है कह रहा है कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या फिर इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। ध्यान रखिएगा, एक कंपनी वास्तव में कंपनी जो भी पैसा प्राप्त करता है शेयर के रूप में या किसी भी फंड के माध्यम से वो पैसा प्राप्त करता है, उस पैसे का वास्तव में किसी न किसी प्रकार कोई अस्थायी संपत्ति या अन्य किसी प्रकार के एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए कंपनी उस फंड का यूटिलाइज करता है। अगर कंपनी को किसी प्रकार कोई प्रॉपर्टी मिल जा रही है बिना कैश दिए, मतलब कैश के अलावा कुछ और देना पड़ेगा, इसका ये मतलब फ्री में नहीं, कैश के अलावा अगर किसी प्रकार कोई इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जारी करके अगर उसे किसी प्रकार कोई एसेट्स प्राप्त हो जा रहा है तो यही हमारा कहलाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। मतलब ध्यान रखिए, यहां पर हम एक प्रकार संपत्ति तो खरीद रहे हैं कैश न करके, एक प्रकार समझ लीजिए ये हमारा क्रेडिट बेस पर है, उधार हम खरीद रहे हैं और उसे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जारी करेंगे। वास्तव में मान लीजिए कोई कंपनी अपनी कोई व्यक्ति अपना फैक्ट्री बेचना चाह रहा है और एक कंपनी उस फैक्ट्री को लेना चाह रही है, तो वह व्यक्ति चाह रहा है कि हमारी कंपनी भले चली जा रही लेकिन इसके बदले मुझे फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट इसका मिलता रहे। तो ऐसी दिशा में वह उस फैक्ट्री या उस कंपनी का पूरा वैल्यू न लेकर बल्कि उस कंपनी का वह या तो डिवेंचर होल्डर बन जाए या फिर वह शेयर होल्डर बन जाता है, जिससे लाभांश के रूप में या ब्याज के रूप में प्राप्त पैसा भी प्राप्त होता रहेगा और उसे भी वह कंपनी में एक निश्चित भाग का स्वामी भी बन जाएगा। तो यही क्रिया हमारा कहलाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है या फिर डिवेंचर वाले आगे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, डिवेंचर वाले केस में भी सेम ट्रीटमेंट आपका ऐसे ही होगा। तो यहां पर कोई हम एसेट्स खरीदेंगे और एसेट्स के स्थान पर हम कंपनी के कोई इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर जारी करते हैं, यही क्रिया हमारा कहलाता है इशू ऑफ शेयर टू वेंडर या इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश न करके कोई प्रॉपर्टी या कोई इक्विटी शेयर जारी कर देंगे। ध्यान रखेंगे, अगर इस प्रकार का कोई बात हो जाता है तो कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, आइए देखते हैं। कहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी प्रकार कोई हम संपत्ति को खरीदते हैं, पहला आपसे कह रहा है कि परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वेंडर। ध्यान रखिएगा, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट ऑफ वेंडर। ध्यान रखिएगा, वेंडर से आपने क्या किया, उधार पर किसी प्रकार कोई एसेट्स अगर आपने परचेज किया है तो क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहां पर मैंने पहला एंट्री बताया कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ध्यान रखिए, सन्ड्री मतलब होता है कई प्रकार की अगर संपत्तियां हैं तो यहां पर सन्ड्री एसेट्स कर देंगे और टू वेंडर। ध्यान रखिए, वेंडर मतलब विक्रेता की बात करें जिससे आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उसका नाम। अगर सवाल में यहां पर सन्ड्री एसेट के स्थान में अगर एसेट्स का नाम स्पष्टीकरण रहता है, नाम अगर क्लियर रहता है कि ये प्लांट है, ये मशीनरी है, बिल्डिंग है, फिक्चर्स है, कुछ भी है, तो यहां पर उसका नाम लिख दिया जाएगा। तो सन्ड्री एसेट ना लिख के उस प्रॉपर्टी का नाम। हाँ, ध्यान रखिए, अगर किसी प्रकार का वेंडर में किसी प्रकार का अगर नाम दे दिया है तो वहां पर वेंडर के स्थान पर हम लोग उस वेंडर का नाम लिख देंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कह रहा है अगला, व्हेन सेटलमेंट ऑफ एसेट्स टू वेंडर। अगर हम वेंडर को उस प्रॉपर्टी को लिए उस प्रॉपर्टी के सेटलमेंट के रूप में जो पैसा हम दे रहे हैं तो इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। पैसा वास्तव में हम किसके देंगे, उस व्यापारी को देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू
शेयर कैपिटल से जो भी हम लोग शेयर कैपिटल जारी कर रहे हैं, अगर इक्विटी जारी करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर जारी करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग कर देंगे। हाँ, यहां मैंने नीचे और लिखा है कट टू सिक्योरिटी प्रीमियम इफ एनी, यदि किसी प्रकार का कोई पैसा कंपनी उसे प्रीमियम पे जारी करेगा, यदि ऐसा होता है तभी ये टू सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, ध्यान रखिए यहां से कह रहा है अगर यहां पर हो रहा है तो एक प्रकार से ये हमारा पार पे हो रहा है, सम्मिल पे हो रहा है, वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल करेंगे। लेकिन अगर शेयर पार पर न करके अगर प्रीमियम पे कह देगा तो आपका क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तब आपका ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूंगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में आपसी किसी प्रकार कोई सेटलमेंट या किसी प्रकार कोई डील हो जाती है। मान लीजिए प्रॉपर्टी 10 लाख की प्रॉपर्टी है और खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में हो गया ये डील हो गया 11 लाख में, है कीमत उसकी वास्तव में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है 10 लाख, लेकिन खरीदने वाले बेचने वाले के बीच में हो गया ये 11 लाख का। तो ऐसी दशा में ध्यान रखिएगा हम लोग ये 1 लाख का जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो वास्तव में हमारा क्या है, गुडविल का पैसा मान लिया जाएगा। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सन्डे एसेट्स अकाउंट को भी डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट को भी हम लोग यहां पर डेबिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा अगर इस तरह की कोई बात हो जाती है तो, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। हाँ, इसके विपरीत अगर प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू अगर 10 लाख थी और खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में, बायर और सेलर के बीच में ये सेटलमेंट या डील हो गया 9 लाख पे हो जाता है, तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे, आपका कैपिटल रिजर्व को हम लोग क्रिएट कर देंगे। जिस प्रकार यहाँ गुडविल को हम लोग क्या किए थे, डेबिट करेंगे ज्यादा होने पर, फालतू होने पर। गुडविल मतलब होता है किसी चीज को खरीदने में जो मुझे फिजूल का पैसा देना पड़े, जो एक्स्ट्रा पैसा देना होता है वो हमारा गुडविल कहलाएगा। लेकिन ये अगर उल्टा हो जाता है, सेटलमेंट अगर वैल्यू से कम पे हो जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या जो क्रिएट हो जाएगा, क्या कैपिटल रिजर्व के रूप में हमारा क्रिएट हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए पेमेंट की बात करेंगे जब भी होगा, पेमेंट खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में जो सेटलमेंट वैल्यू होगा उसी से हम लोग इसको क्या करेंगे, वेंडर को हम लोग डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ओके, आइए हम लोग एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसका हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आप इसका सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए सवाल आपसे क्या कर रहा है कि कह रहा है कि अशोक लिमिटेड परचेज अ मशीन वर्थ ₹8,36,000। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि 8,36,000 रुपए का एक प्लांट खरीदा, एक मशीन खरीदा गया है फ्रॉम फिनो लिमिटेड। यहां पर इस वेंडर का नाम दे दिया है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ना तो एसेट्स करेंगे ना तो वेंडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी हमारा एसेट्स है उसका नाम दे दिया, स्पष्टीकरण हो गया कि मशीन हमारा है तो मशीन को हम लोग डेबिट करेंगे, और वेंडर का नाम दे दिया है फिनो लिमिटेड, तो वेंडर का नाम तो हम लोग फिनो लिमिटेड कर देंगे। हाँ, इसके बाद करा इशू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप फॉर परचेज कंसिडरेशन। जो भी आपने परचेज किया 8,36,000 रुपए जो मशीन खरीदा है, इसकी कंसिडरेशन के बदले में कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप जो आपके हैं उसको जारी कर दिया है। फिर इसके बाद करा है व्हाट एंट्री विल बी मेड इन केस सच इशू इज। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या रहा है, इज एट पार, अगर सम मूल्य पर किया जाएगा तो क्या होगा। दूसरा आपसे कह रहा है एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10%, अगर प्रीमियम पर 10% होता है तो क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब हम लोग इस सवाल को समझेंगे कि कैसे इसका अकाउंटिंग या इसका कैसे जनरलिटी पास किया जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग पहला इसका एंट्री पास कर देंगे, पहला इसका एंट्री हम लोग पास कर देंगे। क्या हमने खरीदा था, मैंने पहले बताया था खरीदने पर क्या हो जाए, सन्डे एसेट्स अकाउंट डेबिट वेंडर। यहां पर एसेट्स का नाम मालूम है, क्या नाम इसका दिया, आपका दिया है मशीन, तो मशीनरी को हम लोग डेबिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। और टू वेंडर होता है, वेंडर का नाम यहां पे दिया है फिनो, तो फिनो लिमिटेड, फिनो लिमिटेड कितना था 8,36,000, 8,36,000 इस तरह से आपने ये कर दिया। दूसरा अब पेमेंट करेंगे, दूसरा जो पेमेंट होगा यहां पे कर रहा है एट पार, अगर पार पे किया जाएगा तो क्या होगा, पेमेंट वास्तव में हम लोग किसको करेंगे, फिनो लिमिटेड को करेंगे। तो फिनो लिमिटेड को हम लोग क्या करेंगे, फिनो लिमिटेड को हम लोग डेबिट कर देंगे। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना हो, क्या निकालना हो, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ, मैं इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं यहां पर,
अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना हो तो इसके लिए एक फार्मूला हम नोट भी करना चाहें नोट कर सकते हैं। अमाउंट पेबल, जो भी अमाउंट आप पे करें, जैसे यहाँ पे अमाउंट आप क्या पे करो 8,36,000, तो अमाउंट पेबल अपान बटे कर दीजिएगा फेस वैल्यू ऑफ ₹1 शेयर। एक शेयर की जो भी कीमत होगी उससे डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ 10 रुपए कहेगा तो हम लोग 10 से भाग करेंगे, लेकिन सवाल में यहाँ का है 100 रुपए कहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 100 रुपए से भाग करेंगे। तो 8,36,000 और 100 रुपए कहाँ है, तो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 8360, ये नंबर आप शेयर हो जाएगा। तो अगर इसमें हमने पुनः 100 से अगर गुणा करेंगे तो यही वैल्यू प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा 8,36,000, 8,36,000। इस तरह से आपका ये जनरल एंट्रीज का कंप्लीट हो गया एट पार पे। अगर इसी का हम लोग प्रीमियम पे करेंगे, अगर इसी का हम लोग प्रीमियम पे करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा समझ लीजिए इसको प्रीमियम पे भी। आइए देख लीजिए प्रीमियम के लिए भी क्या किया जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट कर रहा है ऐड प्रीमियम और एट द रेट ऑफ, प्रश्न में कहा था कितना 10%, तो हम लोग 10% करेंगे। तो फिर वही फिनो को हम लोग डेबिट करेंगे, फिनो लिमिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये प्रीमियम पे कहा 10%, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कर दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। यहां पर अगर हम लोग को नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो क्या किया जाएगा, नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया जाएगा तो क्या किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीमियम के स्थान में डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट वाला नाम मात्र का होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर प्रीमियम को हो जाएगा तो इसका कैसे नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। अमाउंट पेबल कितना है यहाँ पर, फिर वही आपका 8,36,000 और अपान, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम का मतलब होता है कि फेस वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है वही तुम्हारा प्रीमियम किया जाएगा। तो 10 रुपए का 10% अगर हम लोग 100 रुपए का 10% की बात करेंगे तो हमारा 10 रुपए निकलेगा। अब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 100 प्लस ये जो प्रीमियम था वो भाग आपका जुट जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8,36,000 और डिवाइड बाई 110 कर देंगे। इसको जो भाई एक दिवस हम यहाँ कैंसिल कर दे रहे हैं, इसको भाग करें तो 11 7 77 बचा 6 बोले तो 66, 11 छक्का 66। तो इस तरह से नंबर ऑफ शेयर कितना निकल गया 7,600। तो आपका यहाँ पे हम लोग कर देंगे 7,600 इनटू फेस वैल्यू कितना है 100 से गुणा करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा 7,60,000, 7,60,000 निकल जाएगा। हाँ, इसकी बात करेंगे प्रीमियम तो 7,600 इंटू 10 कर देंगे, इंटू हम लोग 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 76,000। आप इन दोनों वैल्यू को अगर जोड़ लेंगे तो आप देखेंगे यही आपको मिलेगा कितना 8,36,000। आप चाहें तो जोड़ के देख सकते हैं। इस तरह से आप यहां पर इसका प्रीमियम के केस में भी आप इसका जनरल एंट्री कर लिए। अगर आप फिर से इसको देखना चाहें तो मैं इसको दोबारा मैं थोड़ा स्क्रीन को नीचे ला रहा हूं, फिर से आप देखना चाहें इसको देख सकते हैं। ये देख लीजिए पहले वाले केस का क्या होगा, मशीनरी अकाउंट को डेबिट टू फिनो लिमिटेड, ये हो गया। पार पे करेंगे तो फिनो लिमिटेड को डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अपान कितना हो जाएगा अमाउंट 8,36,000। नंबर ऑफ शेयर मैंने कैसे निकाला 8,360। अगर इसका प्रीमियम पे अगर किया जाएगा तो प्रीमियम पे कह रहा 10%, जितना परसेंट कहेगा ध्यान रखिए उतना फेस वैल्यू में आप जोड़ दीजिएगा। 20 कहेगा तो 120, सपोज करो 100 का रेट है तो फिनो लिमिटेड को कर दी इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस तरह से आपने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, ध्यान रखिएगा इशू ऑफ शेयर परचेस कंसीडरेशन अदर देन कैश आपका ये पहला पार्ट है। इसके बाद कुछ हम थोड़ा इसमें हाई लेवल के सवाल को हम जोड़ेंगे। इसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई लायबिलिटीज अगर कंपनी ले लेता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इसमें आधा कैश भी हो जाता है और आधा उधार होता है, तो इसका क्या किया जाएगा। इन सब के बारे में थोड़ा हम इससे हाई लेवल के सवाल को हम लोग सेकंड पार्ट में लाएंगे। ओके, थैंक यू।